चलिए, सो डे 2 को स्टार्ट कर रहे हैं यूएस टैक्सेशन की। सो प्रीवियस लेक्चर में जो भी हमने डिस्कस किया था उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का। सो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे। सो अब मैं आपको ऐसी इनकम्स के बारे में बताने वाला हूं। तो डे 2 है ये, है ना, डे 2 को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज मैं आपको ऐसी इनकम के बारे में डिस्कस कर रहा हूं जो कि स्पेसिफिकली, नॉट स्पेसिफिकली क्या है, एग्जम्प्ट है, मतलब इसके ऊपर टैक्स आपको नहीं देना पड़ता। तो पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में अनरियलाइज इनकम के बारे में पढ़ लिया था। अगला है रिटर्न ऑफ कैपिटल। क्या किसी स्टूडेंट के माइंड में ऐसा कोई एग्जांपल आता है कि सर रिटर्न ऑफ कैपिटल किस कंडीशन में हो सकती है? फिर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा कि सर रिटर्न ऑफ कैपिटल का कोई एग्जांपल आपके माइंड में आता हो, और नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सोचेंगे तो बेटर होगा। तो सर रिटर्न ऑफ कैपिटल को अगर हम समझें तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जिनको दिमाग में आता है वो लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से हो सकते हैं। एक हो सकता है आउट ऑफ प्रॉफिट और एक हो सकता है आउट ऑफ कैपिटल। तो ध्यान रखिए, जो प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो तो क्या होता है, टैक्सेबल होता है। और आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है, नॉन टैक्सेबल। आने वाले समय में आप पढ़ेंगे कि अगर कॉरपोरेशन अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसके पास जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, कौन सा, एक्यूमुलेटेड। एक गोल्डन रूल बना लो, मैंने आपको बोला है, क्योंकि देखिए यूएस टैक्सेशन इतना इतना डेप्थ में है, इतना ब्रॉड है कि कई बार आप चीजों को भूल सकते हैं। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितना है उससे ज्यादा दिया जाएगा तो हमेशा क्या होता है, नॉन टैक्सेबल। कई बार तो आप ऐसा देखेंगे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से भी बांटा है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब आपके लिए बड़ी सरप्राइजिंग सिचुएशन होगी कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट रही है, तो उसमें सिनेरियो है क्या वो आउट ऑफ प्रॉफिट बांटा गया है, आउट ऑफ कैपिटल बांटा गया है, किस लिमिट तक बांटा है, बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं। मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजन इन यूएस टैक्सेशन, लेकिन उस कॉम्प्लिकेशन को हम बहुत आसान बना देंगे। तो ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है जिसको यही नहीं पता हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है, क्योंकि देखिए मैं तो बिल्कुल लेमन टर्म में पढ़ाता हूं स्टूडेंट को, लेकिन इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सभी ग्रेजुएट हैं और सबने ग्रेजुएशन में अपनी बैलेंस शीट डेफिनेटली देखी होगी। लेकिन कोई साइंस स्टूडेंट हो तो उसको उसके लिए बता दूं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब पिछले पास्ट के जो भी प्रॉफिट्स हैं तो वो प्रॉफिट्स क्या कहलाते हैं। तो यहां पर इसको अर्निंग एंड प्रॉफिट, ई एंड पी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? तो ए एंड पी अगर कंपनी के पास है, उसमें से कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो टैक्सेबल है, उसके बियॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो नॉन टैक्सेबल है। तो जो हम पढ़ रहे थे, हम यही पढ़ रहे थे सर कि कौन सा नॉन टैक्सेबल होता है। तो आगे बढ़ते हैं, वापस उसी स्लाइड के ऊपर आते हैं। तो दूसरी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा है लोन। अब आप किसी से लोन लेंगे तो क्या वो आपकी इनकम होगी? ऑब्वियस सी बात है सर, वो इनकम नहीं हो सकती। तो वो, क्योंकि हर प्रकार की रिसिप्ट को तो हम इनकम नहीं मान सकते ना, तो लोन लेना किसी भी प्रकार की कोई इनकम नहीं मानी जाती। तीसरा, यूज ऑफ ओन प्रॉपर्टी। एक नोशनल रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, नोशनल रेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में काम करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम जब डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, तो वहां पर आप नोशनल इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। मतलब जैसे सोचिए, अगर मेरी खुद का प्रेमाइसिस है, वहां पे मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं, आपको टीचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं,
अगर मैं टीचिंग नहीं कर रहा होता उस प्रीमाइसेस पे, तो लेट से मैं इसको रेंट आउट कर देता अपने इंस्टीट्यूट को, तो रेंट आउट कर देता, तो उस रेंट आउट से मुझे जो इनकम हो सकती थी, जो कि नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ मैं क्या कर रहा हूं, टीचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इस इंप्यूटेड इनकम को कंसीडर इनकम टैक्स में नहीं किया जाता। उसके बाद एक वर्ड और लिखा है, इंट्रा फैमिली सर्विसेज। हम अपने आप को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड सर्विसेज, जैसे एक मदर अपने फैमिली के लिए फूड बनाती है, तो क्या वो उस प्रकार की इनकम को हम क्या टैक्सेबल कर दें कि हम ऐसा सोचें कि अगर ये फूड मदर नहीं बनाती तो बाजार में से हमको खरीदना पड़ता और इस सर्विस की कॉस्ट इतनी होती, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इंट्रा फैमिली सर्विसेज, यूज ऑफ ओन प्रॉपर्टी, ये 3-4, ये जो 5 आइटम्स हैं उसमें 2 काम की है आपकी, पहली अनरियलाइज इनकम और रिटर्न ऑफ कैपिटल। ये तो आप खुद ही समझ जाओगे 3, तो इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो हमने ये बात करी है, दिस इज नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड बट स्टिल इसके ऊपर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। आगे बढ़े, अब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को बहुत सारे लोग याद करते हैं, आप लोग भी देख लीजिए कि सर ग्रॉस इनकम का कैलकुलेशन का यहां पर फॉर्मूला दिया है यूएस टैक्सेशन में। सबसे पहले आप दिख रहे हैं ग्रॉस इनकम माइनस एडजस्टमेंट, इस एडजस्टमेंट के साथ में मैंने लिखा हुआ है अबव द लाइन, मतलब ग्रॉस इनकम में से कुछ एडजस्टमेंट, जैसे स्टूडेंट लोन वगैरह, आगे बहुत सारे आप पढ़ने वाले हैं कि हमने एक स्टूडेंट लोन लिया, उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, ऐसे चैरिटी है। तो आइटमाइज और एडजस्टमेंट में आपको आने वाले समय में कंफ्यूजन होगा, लेकिन अभी वो सही टाइम नहीं है जिसमें मैं आपको एडजस्टमेंट के बारे में समझाऊं। लेकिन एक फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन करके दिया हुआ है कि ग्रॉस इनकम में से हम एडजस्टमेंट माइनस करेंगे तो हमारी आएगी एजीआई। आपको आने वाले समय के लिए बता दे रहा हूं, यूएस टैक्सेशन में एजीआई का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब मेरा जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं केवल आपको एक ही बात समझाऊंगा, ग्रॉस इनकम माइनस एडजस्टमेंट्स, और वो एडजस्टमेंट आप इतने अच्छे से समझेंगे कि इंटायर यूएस टैक्सेशन में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आप यूएस सीपीए के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं, इस फंडामेंटल्स को, तो आपको पूरी जरूरत पड़ेगी। सर इनरोल्ड एजेंट में पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 में उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्ट 1 पार्ट 2 में इंटायर बहुत सारी जगह एक वर्ड आएगा एजीआई, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। तो इस वर्ड को समझने के लिए हमें पूरा 1-1.25 घंटा और समटाइम 1.5 घंटा भी लग सकता है। लेकिन अभी हमको इतना समझना है कि सर कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर होंगे, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे या इन्वेस्टमेंट प्लान कह लीजिए, जिसको हम अगर करेंगे तो उसके कारण हमें ग्रॉस इनकम में से माइनस करके एजीआई का कैलकुलेशन करना है। उसके बाद आता है आइटमाइज डिडक्शन और स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो जब आप इंडिविजुअल का टैक्स का फॉर्म फिल करेंगे 1040, तो सबसे पहला शेड्यूल आएगा, शेड्यूल ए, जो मैं आपको जस्ट दिखाने भी वाला हूं अभी थोड़ी देर में। तो वहां पर आपको बताया जाएगा आइटमाइज डिडक्शन। तो ये वर्ड याद रखिए, आइटमाइज डिडक्शन के साथ में मैं एक बात बोल रहा हूं आपसे, लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, जिसको आप ग्रॉस इनकम में से माइनस कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड डिडक्शन विच एवर इज ग्रेटर। क्या इंडियन स्टूडेंट आपने इंडिया के इनकम टैक्स में आइटमाइज जैसे कोई एक्सपेंसेस के नाम सुने? थोड़ा सा अगर कोरिलेट कर सकते हो तो आप आंसर लिख सकते हैं, तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा समझना कि हाँ सर हमने कहीं सुना तो है ऐसे एक्सपेंडिचर, कहीं सुने हो, कहीं आपके दिमाग में आता हो कि सर हम सैलरी इनकम अर्न करते हैं, तो सैलरी इनकम में से हमको इनकम होती है और कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान के कारण हमें डिडक्शन मिल जाती है। ऐसा माइंड में आता ही नहीं आता आप लोगों के? तो आपके दिमाग में एक आना चाहिए, मेडिकल पॉलिसी लेते हैं आप, 80C, सेक्शन 80C, अगर आपने सुने हैं तो 80C में आप अपनी LIC पॉलिसी ले लेते हैं, कोई फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, कोई एन्युटी प्लान ले लेते हैं। ये सब क्या है? ये डिडक्शन है। अब यहां पर डिडक्शन अलग प्रकार से, देखिए यहां पे लिखा आइटमाइज डिडक्शन
और स्टैंडर्ड डिडक्शन विच एवर इज ग्रेटर। मैंने यहां पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं बोल के बता रहा हूं कि आइटमाइज डिडक्शन और स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में से जो ज्यादा है। तो सर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इंडिया में कहीं सुना होगा आपने? आप सोचिए, अगर इंडियन इनकम टैक्स थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है तो सर स्टैंडर्ड डिडक्शन पता है आपको इंडिया की? बाकी बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आने वाले समय में हो सकता है इनकम टैक्स आपके सिर के ऊपर से चले जाए। अभी शुरुआत में इतना बेसिक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन इनकम टैक्स में क्या किसी ग्रेजुएशन में नहीं था? हाँ, गोविंदा जोशी ने लिखा, सर अगर हम सैलरी कमाते थे तो 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है हमें। और एक और स्टैंडर्ड डिडक्शन आप पढ़ते हैं, स्लैब। इंडिया में इनकम टैक्स का स्लैब है कि नहीं है? कितना है इंडिया में इनकम टैक्स का स्लैब? तो सर इंडिया में इनकम टैक्स का स्लैब है 2,50,000 रुपीज। अगर 2.5 लाख रुपए इंडियन रुपीज आप कमाते हो तो भारत में टैक्स नहीं देना पड़ता है। ऐसे ही अमेरिका में एक राउंड फिगर आपको बता रहा हूं, हर साल चेंज होता रहता है। अभी राउंड फिगर के लिए समझ लिए $12,500। अगर आपकी इनकम लेस देन $12,500 है तो आपको वहां पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो सर एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर अगर मेरी इनकम अमेरिका में $10,000 ही है तो क्या मुझे इनकम टैक्स का रिटर्न भी फाइल नहीं करना पड़ेगा? अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी पूरी तरीके से नहीं दे पाऊंगा, पार्शियली करेक्ट है वो, कि अगर इनकम आपकी 12,500 से कम है तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप एक कंपनी में जॉब करते हैं और उस कंपनी के ऑनर ने आपका विथ हेल्ड कर लिया, जिसको कि हम इंडियन स्टूडेंट टीडीएस के नाम से जानते हैं। सर वहां पर उन्होंने हमारा विथ हेल्ड कर दिया है। अब मुझे बताइए, आपको इनकम टैक्स का रिटर्न अभी भी फाइल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और करना पड़ेगा तो क्यों करना पड़ेगा ये भी बताइए। सोचना आना चाहिए, इतनी बेसिक्स आपको समझ में आना चाहिए। आप ऐसा सोचो कि सर हम इंडिया में जॉब करते और हमारी सैलरी 4 लाख रुपए, या मान के चलो 2,20,000 है, लेकिन वो एम्प्लॉयर ने हमारा टीडीएस काट लिया। तो बेटा इनकम टैक्स का रिफंड ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आईटीओ में गए, दिल्ली में आईटीओ है, वहां पे नॉक नॉक किया, नॉक नॉक नॉक, भैया मेरा है ना एम्प्लॉयर ने टीडीएस काट लिया था सर दे दो। ऐसा नहीं होता है। तो रिफंड लेने के लिए भी कई बार आपको क्या करना पड़ता है, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होता है। लेकिन कंपलसरी तो नहीं है ना, मैंडेटरी तो नहीं है ना। तो हम आने वाले समय में पढ़ेंगे, एक अलग से सेशन बनाऊंगा, बहुत लंबा हमने पढ़ना है फंडामेंटल्स को। मतलब इन 30, 35, 40 घंटे वॉट एवर टाइम वी विल टेक, आने वाले समय में हमारी क्लासेस का टाइमिंग भी बढ़ा देंगे। सो अगर आप लोगों ने साथ दिया तो आपको इनकम टैक्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा यूएसए का। तो सर अभी इतना समझ में आया कि आपने दो वर्ड यहां पे फोकस किया, आइटमाइज डिडक्शन और स्टैंडर्ड डिडक्शन, विच एवर इज ग्रेटर हम एजीआई में से माइनस करते हैं। अब सर आइटमाइज क्या होती है, तो मैं आपको शेड्यूल ए दिखा देता हूं। यहां पे शेड्यूल ए के मैंने यहां पे डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको शेड्यूल ए दिखाता हूं कि उसके अंदर लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा क्योंकि अभी पूरा नॉलेज नहीं होगा। शेड्यूल ए, तो शेड्यूल ए आप देखिए यहां पे स्क्रीन पे आ रहा है। शेड्यूल ए किसके बारे में बात करता? आइटमाइज डिडक्शन 2022 का जब इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे अमेरिका में, एज ए फॉर्म नंबर 1040। देखिए तो 1040 में शेड्यूल, सबसे पहला शेड्यूल किसके लिए? आइटमाइज डिडक्शन। तो सर आइटमाइज डिडक्शन कोई एक नहीं है, मेडिकल एंड डेंटल है, टैक्सेस पेड यू स्टेट और लोकल टैक्स। अब इंटरेस्ट देखिए कितने सारे, इंटरेस्ट, गिफ्ट और चैरिटी, कैजुअलिटी लॉस, अदर आइटमाइज डिडक्शन। तो अब देखिए यहां पे कितनी सारी चीजें लिखी हैं। तो सर जब हम एक आइटमाइज करके चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब हम समझेंगे, लेकिन समझने से पहले हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि सर जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तो फॉर्म 1040 के अंदर शेड्यूल ए आता है और उसके अंदर लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर दी गए हैं। और हम अगर मोटा मोटा देखो अंदर की चीजों को भूल जाए अगर मान के चलिए, तो हम ये तो याद रख सकते हैं, मेडिकल एंड डेंटल, स्टेट लोकल टैक्स, इंटरेस्ट पेड। मैं आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करूंगा और इसका एक निमोनिक्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा जब मैं आपको आइटमाइज की एक एक आइटम समझा रहा हूंगा तब।
बट अभी नहीं समझा सकता क्योंकि अभी मैं आइटमाइज नहीं पढ़ा रहा हूं। लेकिन अब हमको इतना समझ में आ गया सर कि स्टैंडर्ड डिडक्शन और आइटमाइज दोनों में से जो ज्यादा है उसकी हम क्या करेंगे, डिडक्शन लेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा और उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने सैलरी कमाई, सैलरी एक्सपेंसेस मान के चलो, सैलरी इनकम, मैं अमेरिका में हूं, मुझे वहां पर $9,000 की सैलरी मिलती है और मेरी प्रॉपर्टी की इनकम है, सिर्फ मान के चलना 3,500, और मेरी बिजनेस इनकम है लेट से 17,000, ये मेरी डॉलर्स में सारी इनकम। स्टैंडर्ड डिडक्शन इंडिविजुअल के लिए अभी मान के चलिए 12,500 है, और मैंने ये जो शेड्यूल ए आपको बताया इसके अंदर सारे जो एक्सपेंसेस हैं उसका मिलाकर $14,000 मैंने आइटमाइज के एक्सपेंसेस किए। मेरी आपको टैक्सेबल इनकम बताना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, बिल्कुल लीमेन, मतलब ऐसा कि 11th क्लास का स्टूडेंट भी टैक्सेबल इनकम का यहां पर कैलकुलेशन सही बता दे। इतना सा काम मैंने आपसे पूछा। ये ऑप्शन 1 दिया मैंने आपको, और दूसरे ऑप्शन में अगर मान के चलिए मेरे आइटमाइज के एक्सपेंसेस 11,000 होते, तो दोनों सिचुएशन बेटा ऐसे एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं। बिल्कुल याद रखना, चाहे सीपीई की एग्जाम हो चाहे ईए की एग्जाम हो, 40% पोर्शन, 40% बिल्कुल आसान आता है। मतलब आपने अगर केवल लेक्चर सुन लिए तो 40 नंबर आपके आ जाएंगे। अब आपको अगला स्ट्रगल करना पड़ेगा 35 के लिए। मतलब सिर्फ लेक्चर सुन के चले जाओ, पढ़ो भी मत, मैं आपको बोल रहा हूं 40 तो आप कैसे आ जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल लेमन क्वेश्चन भी आती है। तो पहले ऑप्शन में बताइए टैक्सेबल इनकम कितनी होगी। मैं बस देखना चाहता हूं क्लास में किस प्रकार के बच्चे बैठे हैं। निर्भय लिख रहे हैं 15,500, अमित 15,500, ऋतुल लिख रहे 3,000। बस मैं देखना चाहता हूं, कुछ नहीं लिखने वालों को, नहीं लिखने वाले बच्चों को भी पहचानना चाहता हूं। सैयद राजा लिख रहे हैं 15,500, गोविंदा लिख रहे हैं 8। मतलब देखो क्लास में जो स्टूडेंट बच्चे उनके बीच में आंसर डिफरेंस हो गया पहले ऑप्शन में, इतनी सरल सी बात के ऊपर। तो सर पहले तो आप हमारी टोटल इनकम कैलकुलेट कर लो, 9,000 प्लस 3,500 प्लस 17,000, दिस इज कॉल्ड योर ग्रॉस इनकम। ये ग्रॉस इनकम आ गई। सर आपने एजीआई दिया ही नहीं है, एडजस्टमेंट तो है ही नहीं, तो लेस एडजस्टमेंट क्या करें, नील, एडजस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं ना। तो एक बात याद रखना, सीपीए स्टूडेंट जब सिम्स करते हैं तो एक गलती कर जाते हैं। कई बार क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं दिखे होते और वो पूछता एजीआई, तो बेटा यहां पे ग्रॉस इनकम ही आपकी एजीआई हो गई, क्योंकि मैंने अगर दिया नहीं है तो पता चले आप ढूंढ रहे हैं। तो ये ऐसी गलती मत करना, सिमुलेशंस में जब सेल भरनी होती है। एजीआई आ गई। अब हमने पढ़ा स्टैंडर्ड डिडक्शन और आइटमाइज, विच एवर इज ग्रेटर, यहां से माइनस कर दो 14,000, तो ये आपकी क्या हो गई, टैक्सेबल इनकम। इतना सा काम आप नहीं कर पा रहे थे। 15,500 की जगह कुछ लोग 18,500 दूसरे में लिखा, चलो ठीक है। कोई 3,000 लिखने वाले रतुल चौकसी, ये $3,000 किस हिसाब से लिख दिया है।
$3,000 वाले तो बिल्कुल, 17,000 वाले कौन है? क्या हिसाब से निकाल दिया आप लोगों ने? दोनों ही माइनस कर दिया। अच्छा, एक स्टूडेंट ने बोले सर दो, एक ने 1,500 आंसर दे दिया, बोले सर ये भी तो माइनस कर दो, 12,500 भी माइनस करके बैठ गए। एक स्टूडेंट ने इसमें से 12,500 माइनस करके 3,000 बोल दिए। अरे बेटा, मैंने बोला दोनों में से एक, इधर यू कैन क्लेम स्टैंडर्ड डिडक्शन और आइटमाइज, दोनों को क्लेम नहीं कर सकते। और सर दोनों में से जो ज्यादा हो उसी को क्लेम करेंगे। तो सर ग्रॉस इनकम एजीआई माइनस, अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन ज्यादा है तो वो ले लो, और अगर आपकी लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो उसको क्लेम कर लो। लेकिन सर लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर को क्लेम करने में एक चीज आपको करनी पड़ेगी, आपको रिकॉर्ड कीपिंग करनी पड़ेगी। रिकॉर्ड कीपिंग कैसे? अब जैसे हमने यहां लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर पढ़े हैं, तो आप बोलोगे भैया मैंने मेडिकल और डेंटल एक्सपेंसेस किए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा ना कि कौन से डॉक्टर के पास जाके आपने डेंटल करवाया, मुझे जरा उसका फीस तो दे दो, फीस का वाउचर बता दो। सर मैंने टैक्स पेड किया तो टैक्स का कोई चालान तो होगा। क्या वो स्टैंडर्ड डिडक्शन में आपसे किसी इस प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की एक्सपेक्टेशन कर सकता है क्या? नहीं सर, क्योंकि वो तो एक फिक्स अमाउंट है। तो जब वो एक फिक्स अमाउंट है तो उसमें आपको कोई रिकॉर्ड कीपिंग करने की जरूरत नहीं है। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन और आइटमाइज में से केवल एक ही कर सकते हैं। एग्जामिनर आपके मजे लेने के लिए शेड्यूल भी पूछ सकते हैं, तो सबसे पहला शेड्यूल यही ध्यान रखना है, शेड्यूल ए के अंदर आपको आइटमाइज डिडक्शन क्लेम की जाती है। और आइटमाइज डिडक्शन का नीचे तक आकर देखिए, ये सारी है, नीचे आ गया टोटल आइटमाइज डिडक्शन। और देखिए एक बहुत अच्छी बात लिखी है, if you elect to itemize deduction even though they are less than your standard deduction, आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, उसका टोटल लगा के माइनस करना। तो कई लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन ना लेते हुए आइटमाइज डिडक्शन को क्या कर लेते हैं, क्लेम कर लेते हैं, दोज हु आर एबल टू मेंटेन द रिकॉर्ड। अब सर यहां पर क्या हम सब ये याद रखें कि गिफ्ट टू चैरिटी में इफ यू मेड एनी गिफ्ट $250 और मोर, तो अभी हम उसको सीखेंगे। ऐसा कोई करेगा नहीं, ऐसा कोई करेगा नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा है कि अब चूज कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। हाँ, उसका रीजन है, अब मैं आपको एक बता रहा हूं। अब क्या होता है कि यूएसए में जॉइंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जाते हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलाकर अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो एक क्लॉज आप पढ़ेंगे आने वाले समय में, अभी पढ़ाऊंगा आज ही, कि अगर वाइफ चाहती है कि मैं आइटमाइज डिडक्शन क्लेम करूं और हस्बैंड चाहता है कि हम स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करें, तो आप मुझे बताइए क्या सिचुएशन होगी इसमें। लेकिन दोनों मिलाकर ज्वाइंट रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही गोल्डन रूल बना दिया। याद रखना, ये रूल काम आएगा। अगर ज्वाइंट रिटर्न फाइल किया जाता है और अगर एक स्पाउस आइटमाइज क्लेम करता है, तो दूसरे स्पाउस को भी आइटमाइज ही क्लेम करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन डिनाई कर दी जाएगी। कौन स्टूडेंट इस बात का लॉजिकली आंसर दे सकता है? सोचो, सोचो कि सर, सोचो मैं और मेरी वाइफ अमेरिका में रहते हैं, मेरी वाइफ भी ट्यूशन का पढ़ाती है आइल्स वगैरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, उसकी भी इनकम होती है, मैं इंटरनेशनल कोर्सेज पढ़ाता हूं, हम दोनों इनकम अर्न करते हैं। लेट्स से मेरी इनकम थोड़ी सी कम है, वाइफ से लेस है, लेकिन मैं 12,500 क्लेम करना चाहता हूं और वाइफ चाहती है कि नहीं वो आइटमाइज्ड डिडक्शन क्लेम करें। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि अगर आप ज्वाइंट रिटर्न फाइल कर रहे हो तो हम आपको दोनों में दोनों अलाउ नहीं करेंगे, मतलब आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि आपकी वाइफ आइटमाइज ले रही है। इसका लॉजिक क्या हो सकता है? अपना दिमाग लगाने की एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं, दिमाग लगाने में पैसा नहीं लगता, लेकिन आपका माइंड डेवलप जरूर हो जाता है। 30 सेकंड का मौका दिया आपको, सोचो।
एक स्टूडेंट लिख रहे हैं, वासु ने थोड़ा ठीक ठाक सोचने की कोशिश की है कि सर दोनों को मिलाकर जिसके एक्सपेंसेस ज्यादा है वो आइटमाइज कर लेगा, बाकी स्टैंडर्ड कर लेगा। गोविंदा जोशी लिख रहे हैं, सर वन स्पाउस कैन टेक डिडक्शन फॉर आइटम एंड अदर विल टेक डिडक्शन, अल्टीमेटली गवर्नमेंट विल लूज द रेवेन्यू फ्रॉम बोथ। वेरी गुड, गोविंदा जोशी का आंसर परफेक्ट है। आप सोचो हम क्या करेंगे, दोनों मिल जाएंगे, हम दोनों डिसाइड करेंगे, बोले काम करो, चैरिटी हमने करी, हम दोनों, हमने ही करी ना, एज ए फैमिली करी है ना। आप एक्सपेंडिचर की लिस्ट देखो, वहां अगर हम आए तो एक्सपेंडिचर की लिस्ट में आप अगर देखते हो तो मेडिकल और डेंटल, तो हम तो डॉक्टर के पास जाएंगे दोनों कि बोले मेडिकल के खर्चे हो गए भैया, बिल बना दो सलूजा एंड, भले वाइफ के डेंटल ट्रीटमेंट हो रहा, बिल मैंने अपने नाम से बनवा लिया। तो हम क्या करेंगे, एज ए फैमिली जो एक्सपेंडिचर क्लेम करेंगे ना, वो सारा आइटमाइज के रूप में डिडक्शन ले लेंगे, और स्टैंडर्ड डिडक्शन में अपने में ले लूंगा, तो गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जितने भी खर्चे किए ना उसकी भी डिडक्शन मांग ली, और 1% ने स्टैंडर्ड मांग ली। खर्चे तो हम दोनों मिलकर कॉमन ही करेंगे ना, ऐसा तो होगा नहीं कि मेडिकल और डेंटल का एक्सपेंसेस मैं करूं और वाइफ स्टैंडर्ड डिडक्शन ले ले और मैं आइटमाइज ले लूं, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अल्टीमेटली नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने बोल दिया, बोले कि अगर आपने ज्वाइंट रिटर्न फाइल करने का डिसीजन लिया है, तो अगर एक आइटमाइज लेता है या लेती है तो दूसरे को स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ज्वाइंट रिटर्न है। ज्वाइंट रिटर्न में दोनों की इनकम क्लब कर दी जाती है, तो जब दोनों की इनकम क्लब कर दी, दोनों के आइटमाइज, दोनों ने मिलाकर अपने आइटमाइज क्लब करा लिए होंगे, तो एक को हम स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों दें। तो ये एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो अगर एक स्पाउस स्टैंडर्ड ले, एक स्पाउस आइटमाइज ले रहा है, तो दूसरे को स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज था जो आपने सीख लिया। लेकिन मैं बच्चों से डिसअपॉइंटेड हूं जो 3000 लिख रहे थे, दोनों ही माइनस कर दिया। वो स्टूडेंट थोड़ा सा सोचें कि ऐसे काम भी नहीं करना है कि सर हमने दोनों ही माइनस कर दिया। तो हम तो ये इस तरीके से आप क्या निकाल लेंगे। फिर एक हम पढ़ेंगे QBID, क्वालिफाइड बिजनेस इनकम डिडक्शन, अभी नहीं बताऊंगा, सिर्फ नाम याद रखो कि सर जब सेगमेंट में पढ़ाओगे फॉर्मूला समझाना है ना पूरा, तो QBID आएगी। कुछ स्पेसिफिक बिजनेस को, कुछ बिजनेस और स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइडर को वो 20% के अराउंड डिडक्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद आती है टैक्सेबल इनकम, और टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो भी रेट लगे होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, यहां पर माइनस कर देते हैं। टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स रेट लगा के ग्रॉस टैक्स लायबिलिटीज आती है, और ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में से क्रेडिट्स माइनस करते हैं तो नेट टैक्स लायबिलिटी और रिफंड आता है। अब कई लोग बोलेंगे सर इसमें आपने विथहेल्ड क्यों नहीं लिखा, वो अभी लिख देंगे आने वाले से, अभी सिर्फ फॉर्मूला है। अब नेट टैक्स लायबिलिटी, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में से अगर कोई आपने विथहेल्ड टैक्स किया है, वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई एडवांस टैक्स भर रखा है आपने, एस्टिमेटेड टैक्स, उसका लेक्चर आएगा सब जब हम पढ़ेंगे एस्टिमेटेड टैक्स का कैलकुलेशन। लेकिन हमें अभी सिर्फ फॉर्मूला समझना था, तो इस तरीके से नेट टैक्स लायबिलिटी आएगी। आपको फॉर्म के दर्शन करा देते हैं, फॉर्म 1040, क्योंकि अभी आपने ये नहीं पढ़ा है सिंगल, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, हेड ऑफ द हाउस होल्ड, तो ये अलग अलग स्टेटस होते हैं। इंडिया में कितने स्टेटस होते हैं, इंडिया में कितने स्टेटस होते हैं, याद है किसी को। इंडिविजुअल, कई लोग बोलते सर वो फीमेल वाला भी होता, वो पहले चला करता था, अब नहीं चलता, ध्यान रखना है ना। फीमेल वाला नहीं है, मेल फीमेल एक ही, एक है सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन और एक सुपर सीनियर सिटीजन, ये है ना। इंडिविजुअल में 3 ही है ना। अमेरिका में कितने हैं देख लो, यहाँ पे सिंगल, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो डला है, वो आप, वो इसमें एलएमएस में अपलोड कर दूंगा, मैंने पढ़ाया हुआ मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। हेड ऑफ द हाउस होल्ड, इसके ऊपर अलग से लेक्चर समझाऊंगा है। मतलब हेड ऑफ द हाउस होल्ड के लिए मुझे पूरा 1.25 घंटा पढ़ाना पड़ेगा आपको, 1 घंटे की भी ऊपर पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर डिपेंडेंट का क्लॉज आएगा। फिर क्वालिफाइंग विडोअर, तो ये 4-5 स्टेटस देख लो, 1 2 3 4 और 5। तो सर इनकम टैक्स में जब कोई आपसे रिटर्न फाइल करने आएगा, तो पहले आप सोचो कि इतने सारे होते हैं। और लिटरली मैं आप लोगों को करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जो सीपीए कर रहे हैं ना, एक करियर बना लो इनकम टैक्स,
स्टार्टिंग में अगर आपको टैक्स प्रोफाइल मिलती है सीपीए करने के बाद, इनकम टैक्स में अगर आपको जॉब करने का मौका मिल जाए ना, तो वो छोड़ना मत। मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, 5 ईयर में आप करोड़पति बन जाओगे। 5 to 7 ईयर का एक्सपीरियंस, करोड़पति आप 100% बन जाओगे। मैं आपको है ना कागज पे लिख के 7 ईयर यूएस टैक्सेशन एक्सपीरियंस, 1 करोड़ के आदमी आप हो जाओगे। 1 करोड़ का पैकेज नहीं होता लोगों का, लेकिन यूएस टैक्सेशन में अगर आपको कॉर्पोरेट्स में काम करने का मौका मिल गया तो आपको लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में आपको काम करने का मौका मिल गया, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में काम करने, और अगर आपने अपना खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली तो ये प्रोफेशन आपका अकेले, यही सब्जेक्ट आपकी लाइफ चेंज कर देगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड है यूएस का टैक्सेशन, इतना कॉम्प्लिकेटेड। आपको पता है 18 मिलियन कम बोल दिया मैंने, 18 करोड़ लोग इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं अमेरिका में। गूगल पे सर्च कर लेना, 18 करोड़। कितने इंडियंस करते हैं वहां पे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल? तो इतने सारे क्लॉजेस हैं इनकम टैक्स में। तो हम बात कर रहे हैं कि सर ये अभी हमने सिर्फ फॉर्म देखा है, फॉर्म 1040 यूएस इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न। तो अभी इस फॉर्म के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड ऑल, सिर्फ अभी देखना है। फिर शेड्यूल आएंगे फॉर्म में बहुत सारे, मैंने शेड्यूल के नाम यहां पे मेंशन किए हैं क्योंकि जब मैं एक एक शेड्यूल पढ़ाऊंगा तो अभी शेड्यूल के नाम आपको नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए कि शेड्यूल 1 है आइटमाइज डिडक्शंस, शेड्यूल बी है इंटरेस्ट इन ऑर्डिनरी डिविडेंड इनकम, बहुत काम का है ये शेड्यूल। इंटरेस्ट इन ऑर्डिनरी डिविडेंड, बहुत सारे लोगों को इस बात के ऊपर कंफ्यूजन है, पहले डे से बता रहा हूं, स्टार्टिंग में ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटरेस्ट इन ऑर्डिनरी डिविडेंड के ऊपर ऑर्डिनरी इनकम के जितना टैक्स लगता है। क्या बोला सर आपने? इंटरेस्ट एंड ऑर्डिनरी डिविडेंड के ऊपर, ऑर्डिनरी इनकम के ऊपर जो टैक्स रेट है वो लगता है, लेकिन ये इनकम बिजनेस की इनकम नहीं है, ये एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट इनकम है। और एक इन्वेस्टमेंट इनकम जब आप मुझसे आने वाले समय में आज ही पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट के अंदर इनकम आती है कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन होते हैं दो प्रकार के, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर भी ऑर्डिनरी इनकम के जितना इनकम टैक्स रेट लगता है। सर अगर मान के चलिए कोई कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो उसके ऊपर क्या टैक्स लगता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अभी हम इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स के स्लैब हैं। कॉर्पोरेशन के ऊपर 21% से रेट लगता है, मतलब आपको इतना ध्यान रखना कि कंपनी के ऊपर एक फ्लैट रेट लगता है, वो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, 21%, 21%। इंडिविजुअल के ऊपर आपको बहुत सारे स्लैब देखने को मिलेंगे, वो स्लैब आपसे याद नहीं होंगे, मैं आज आपको बोल रहा हूं। अगर आप याद कर पाओ तो मुझे आज के लेक्चर के बाद बताना कि सर हम इसको याद कर लेंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे उसका रीजन, कितने सारे स्टेटस हैं। ये जो आप स्टेटस देख रहे हैं सबके लिए अलग अलग, मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली, मेरिट फाइलिंग सेपरेटली, हेड ऑफ द हाउस होल्ड, क्वालिफाइंग विडोर, सबके लिए अलग अलग रेट है, अलग अलग स्लैब है। और सर ऑर्डिनरी इनकम के लिए अलग स्लैब है, कैपिटल गेन के लिए अलग स्लैब है, डिविडेंड के लिए अलग कॉन्सेप्ट है। तो एक लेक्चर आपको वापस से पढ़ाऊंगा, ऑर्डिनरी डिविडेंड और एक प्रेफरेंशियल डिविडेंड। यहां पे ऑर्डिनरी डिविडेंड मतलब कैश डिविडेंड ही मानिए। तो यहां पर हमने बात करी कि सर शेड्यूल बी में, शेड्यूल बी एक दिन आपको सारे फॉर्म खोल के दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि लेक्चर दूसरे डायरेक्शन में चले जाएगा, लेक्चर को सीक्वेंस में चलाना है। ऐसी शेड्यूल 3 लिखा है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड सोल प्रोप्राइटर, अलग अलग शेड्यूल डिस्कस करेंगे। शेड्यूल सी है नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस प्रोप्राइटरशिप, डी है कैपिटल, ये लेकिन ये याद रखना शेड्यूल डी कैपिटल गेन एंड लॉसेस। तो ये सारे शेड्यूल मैंने सिर्फ यहां पर आपको अभी मेंशन करके दिए हैं, अभी आपको इनको देखना और समझने की ऐसा जरूरत नहीं, लेकिन एक सीक्वेंस में हम इसको क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो पहले सेगमेंट में, इस सेगमेंट में आपने दिमाग में कुछ ओवरऑल पिक्चर जरूर क्लियर कर ली होगी कि सर अभी तक हमको एक बात थोड़ी बहुत समझ में आ गई, ग्रॉस इनकम,
आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, एग्जम्प्टेड इनकम समझना शुरू कर दिया। उसके बाद आपने थोड़ा सा हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन, आइटमाइज का थोड़ा थोड़ा रेफरेंस बताया है ना, पूरा डिटेल तो समझाया नहीं, लेकिन अब आप आइडेंटिफाई करने लगोगे ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, आइटमाइज है, कैपिटल गेन है, इन्वेस्टमेंट, वो सारी चीजें आप धीरे धीरे इसको और समझेंगे। चलिए, सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट इनकम। सो देखिए, इन्वेस्टमेंट इनकम के साथ में मैंने बहुत स्पेसिफिकली एक डायग्राम में आपको चीजें समझाई हैं कि इन्वेस्टमेंट इनकम कौन सी होगी आपकी, इनकम जो भी आप किसी प्रकार का पोर्टफोलियो में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोर्टफोलियो या कोई बिल्डिंग एंड, अच्छा बिल्डिंग खरीदना, बिल्डिंग ऑफिस अगर आपने खरीदी और उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं सकता आपका, वो तो आपके बिजनेस में आ जाएगा, तो वो तो आपका एक अलग कैटेगरी में फॉल होता है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज में किया है तो बेसिकली आपको वहां से डिविडेंड मिल सकता है, आपने स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड्स खरीदे तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। तो ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर भी ऑर्डिनरी इनकम से टैक्स लगाया जाता है। लेकिन अगर आपने कैपिटल गेन कमाया है तो कैपिटल गेन को मैंने यहां पे दो कैटेगरी में फॉल कर दिया है। अगर आप देखें तो दो कैटेगरी मैंने यहां पे बना दी है। एक ऑर्डिनरी इनकम टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होगा, हमेशा ऑर्डिनरी से टैक्सेबल किया जाएगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 0, 15 और 20% की रेट। अब ये 0, 15 और 20 क्या है, तो अब मैं आपको एक अगली स्लाइड जो दिखाने जा रहा हूं उसको देखकर आपको कुछ बातें समझनी है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सर यहां पर अलग अलग रिटर्न फाइलिंग के स्टेटस होते हैं, जैसे सिंगल के लिए अलग है, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली के लिए अलग है, तो स्लैब रेट है। क्या आप में से कोई स्टूडेंट इसको याद कर सकता है? कितने सारे रेट याद करोगे? देखो 1, 2, 3, 4, ये फिगर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इंडिया में इनकम टैक्स का रेट कितना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर? किसी को पता हो तो? अरे शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते होंगे ना, कि सर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते तो एग्जम्प्ट होता है, शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होता है, पता है ना आपको? इंडिया में 20%। अब यहां देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंडिया में कितना है? 15%। अब उसमें भी कंफ्यूजन है, मैं इंडिया वाला टैक्स नहीं घुसेड़ना चाह रहा यहां, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सर ये एक प्रकार का स्लैब रेट है। तो चलिए, अब मैं अगर आपसे यहां पर पूछूं कि मान के चलो मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और मुझे कैपिटल गेन हो गया $1 लाख का, और मैं सिंगल हूं, मैं वैसे तो मैरिड हूं लेकिन अभी मान के चलो मैंने बिफोर मैरिज की बात कर रहा हूं, अगर मुझे $1 लाख का कैपिटल गेन होता, मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा? आप सबको कैलकुलेट करके बताना है। आपका टाइम शुरू होता नाउ। तो ये रिकॉर्डिंग में भी जाएगा तो कुछ बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, तो मैं उतने पार्ट को एलिमिनेट कर दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को मौका देना चाहता हूं कि आपको स्लैब कैलकुलेट करते आता है कि नहीं, कि अगर $1 लाख का मुझे कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म, तो मुझे कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा? रेट आपके सामने $1 लाख का लिखा है मैंने। शुरू हो जाइए। अभी एग्जम्पशन वेग्जम्पशन की बात नहीं करना है कि सर 1 लाख तक तो एग्जाम्प्ट होता है, कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने आपसे यहां पे पूछा है, अलग अलग आंसर आना शुरू हो गए। 1 लाख के ऊपर गोविंदा जोशी लिख रहे सर 15,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। स्लैब रेट किसी को नहीं आती, मतलब इस क्लास में सभी बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनको स्लैब का कैलकुलेशन नहीं आता है। ज्योति लिख रहे हैं 8748, कीर्ति गुप्ता 8748। अरे बहुत डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। $1 लाख बोला है मैंने। तो सर जब यहां पे साफ लिखा है कि 0 to 41,675 तक 0 है, और यहां पे लिखा है कि 41,676 to 459, इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं निकाल पा रहे आप लोग हैं? अरे 15% मैंने $1 लाख बोला, $100,000, $100,000।
तो 1 लाख माइनस 41,676 कितना होता है? कैलकुलेट करके दिखाऊं? चलिए मैं आपको एक्सेल पे ले जाता हूं, पहले आंसर देख लूं किसके कितना आ रहा है। कुछ लोग लिख रहे हैं 878। चलिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा। सर 41,476, तो 1 लाख माइनस 41,476 कितना होता है? इसके ऊपर 15% नहीं लगा पा रहे आप लोग हैं? 58,524 के ऊपर 87,8,779। हाँ वो मैंने यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा, है ना? इसको 25 कर दो। ये लगा दो। बताइए, इसको बोलते हैं स्लैब रेट। तो 8,779 इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैंने अमाउंट गलत तो नहीं देख लिया? अच्छा 41,675 है, सॉरी। हाँ मैंने 475 लिख दिया, सॉरी सॉरी। अब सोचो इतने से में मैं भूल जाता हूं, मेरा तो कंसंट्रेशन हिल गया इसलिए। ठीक है, तो इसके ऊपर लगा दो। तो याद रखना मुश्किल है सर, याद रखना मुश्किल काम है। एक फिगर ही भूल गए इधर से उधर लाने में तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। सर समझ नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट कर दें। किसको समझ में नहीं आया? अभी यही नहीं समझ आया तो आप सोचो वो अभी चल। हम्म, किसको समझ में नहीं आया? इसमें किसने लिखा है ये? क्या नाम, कहाँ गए वो? किसने लिखा था? रोह राहुल क्या नाम है? मनोज। मनोज अभी आपको समझा देते हैं, पहले उसके पहले एक बड़ा क्वेश्चन और दे देते हैं आप लोगों को सभी को, क्योंकि अभी बच्चे जो हैं हो सकता है कि उसमें और कंफ्यूज हो जाएं। किसमें? जो बड़ा वाला स्लैब आएगा उसमें अगर मैं आपको उसमें समझाऊं। अगर मान के चलिए सिंगल की इनकम लेट से $7 लाख होती, चलिए $7 लाख ये वाले स्लैब में आ जाते तो क्या होता? हम्म, ये वाले स्लैब में आ जाते तो क्या हो जाता? कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए 20% के हिसाब से। 7 लाख की कैपिटल गेन है, $7 लाख की। ध्यान रखना ये वाला स्लैब के ऊपर 41,676 माइनस 459,750 के ऊपर 15% लगाएंगे, और इसके ऊपर जो जाएगा उसके ऊपर 20% लगाएंगे। आता है ना सभी को कैलकुलेट करते कि ये भी नहीं आता है? कैलकुलेट करके बताओ, मैं फाइनल आंसर टैली करूंगा। तो जो बच्चा याद कर सकता है वो भी बताए कि सर मैं इसको याद कर लूंगा। कौन याद कर सकता है कैपिटल गेन का रेट? है कोई क्लास में ऐसा स्टूडेंट कि सर मुझे याद हो जाएंगे ये स्लैब रेट, ये 2023 के हैं, 2023 के हो जाएंगे? किसी को याद? मुझे बता दे वो बच्चा कि सर मैं इसको याद कर लूंगा। अंकुर गोयल बोल रहा है सर मुझे याद हो जाएंगे। नहीं हो पाएंगे, मैं चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि अभी आप ऑर्डिनरी इनकम का रेट देखोगे तो डर जाओगे। ऑर्डिनरी इनकम का रेट देखोगे तो डर जाओगे, दिखा रहा हूं। ये देखो, ये ऑर्डिनरी इनकम की रेट है, सिंगल के लिए ये है, सिंगल के लिए। तो सोचो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली के लिए ये है, देख रहे हो?
और कितने स्टेटस हैं? मैरिड, फाइलिंग ज्वाइंटली, सिंगल, हेड ऑफ द हाउस होल्ड। बेटा जब वो याद करोगे तो इसको भी याद करना पड़ेगा, तो कचरा हो जाएगा। सोचो, देखो 22,000। सर हम तो डबल कर देंगे। एक ने बोला सर मैं तो इसको याद रख लूंगा ना, 11,000 का सीधे डबल कर दूंगा। देखो इधर से डबल है 22, इधर नीचे। अरे नहीं कर पाओगे बेटा, नहीं कर पाओगे, और करने की जरूरत ही नहीं है ना एग्जाम में, जब ये पूछना ही नहीं है। अरे मैं खुद भूल जाता हूं भैया, मुझे याद नहीं रहते ये देखो क्या क्या लिखा है, 44725। लेकिन एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट एक बात जरूर याद रख लेगा, एग्जाम में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, लोएस्ट रेट ऑफ कैपिटल गेन कितना है बेटा, और हाईएस्ट रेट ऑफ कैपिटल गेन कितना है, और इंडिविजुअल का लोएस्ट और इंडिविजुअल का हाईएस्ट जरा याद कर लो। हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट याद रह जाएगा। सर इतना जरूर याद रखेंगे, 0, 15 और 20% याद रखेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इधर ये भी याद रखेंगे, 10% और 37%। बस ये याद रखना है। मैक्सिमम रेट इंडिविजुअल के ऊपर वहां पे 37% लगता। मतलब आप सोचो बेटा, अमेरिका में अगर आप सेटल होने की सोच रहे हो तो आप सोचो, अगर आप वहां पर $75,000 सीपीए के रूप में कमा भी लेते हो। एक स्टूडेंट है, उसका प्लेसमेंट हुआ है, $85,000 है, $85,000 उसका पैकेज है। अब किस ब्रैकेट में आ गए भाई साहब? देखो आप किस ब्रैकेट में आ गए, कितना खतरनाक टैक्स लग गया ये वाले ब्रैकेट में। आप देख रहे हो इस ब्रैकेट में, यहां पर आप अंदाजा लगा लो कितना टैक्स। और अमेरिका में ऐसा नहीं होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से थोड़ी बहुत सेटिंग कर ली जाए। तो आप सोच लो कि अगर आप $85,000 वहां पे कमा भी रहे हो तो कितना लमसम आपको टैक्स पे करना पड़ा। अच्छा एक ने बोल दिया सर 85,000 रुपए के ऊपर सीधे 17,000 टैक्स भर देंगे क्या अमेरिका में इंडिविजुअल के ऊपर? 85,000 का उन्होंने 10% लगा लिया, 22% भर दे। ना ना बेटा ऐसा नहीं करना है, ये भी यहां पे भी सिलेब्रेट है। अगर 1100 प्लस ये लगाना पड़ेगा 12%, 12% ऑफ 11,000 के ऊपर। मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन रखता हूं आप लोगों से कि आप इतना इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हो। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है बेटा जिसको यही नहीं पता है कि सर ये क्या हो रहा है, 1100 क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि उन्होंने क्या लिखा है कि 11,000 तक तो टैक्स नहीं देना है, 10% नॉट ओवर, मतलब सॉरी 1100 देना है, तो ये 1100 हो गया प्लस 12%। अब एक स्टूडेंट ने मेरे से बोला कि सर आप तो बोल रहे थे 12,500 तक तो टैक्स देना ही नहीं है। अरे बेटा मैंने वो बोला था कि ये टैक्सेबल इनकम है, तो टैक्सेबल इनकम कब आती है? जब आप आइटमाइज डिडक्शन और वो सब क्लेम कर लेते हो तब आएगी ना। तो ये टैक्सेबल इनकम लिखा है ना, तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम आइटमाइज डिडक्शन को माइनस करने के बाद $12,000 है, तो आप क्या करोगे? 1100 प्लस कितना, 1000 के ऊपर कितना लगा दोगे? 12%। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। लेकिन ये रेट आपको याद नहीं होने वाली है, ये भी ध्यान रखना। तो सर इसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्स ब्रैकेट्स। तो अमेरिका में प्रोग्रेसिव टैक्स का कॉन्सेप्ट चलता है। टैक्स ब्रैकेट्स वर क्रिएटेड बाय आईआरएस टू इंप्लीमेंट अमेरिकन प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम विच टैक्स हायर लेवल ऑफ इनकम एट द प्रोग्रेसिवली हाई। इंडिया में भी तो ऐसा ही है। अरे जो जितना ज्यादा कमाते जाता है, जैसे अगर आप 10 लाख के ऊपर कमाओ इंडिया में, तो आपको 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हो, अमीर आदमी से ज्यादा टैक्स लिया जाता है। सर हम 2.5 लाख रुपए तक कमाते हैं, कोई टैक्स नहीं लेते हैं। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आई गेस 5% की रेट है, 5 से 10 के बीच में कितनी है, 20% है। और 10 लाख के ऊपर अगर आप पेमेंट कमाते हो तो 30% की टैक्स रेट है। तो अमेरिका में भी उन्होंने यही सिस्टम रखा है इंडिविजुअल के लिए। तो एग्जाम में एक काम की बात आपको ये ध्यान रखना है कि सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो इंडिविजुअल के लिए ये ऑर्डिनरी इनकम टैक्स रेट दी है मैंने।
आपको नोट्स में दे दिया जाएगा, लेकिन मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, याद करने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि ये याद करोगे तो आगे और एक चीज याद करनी पड़ेगी, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली। और मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली याद करने की कोशिश करोगे तो हेड ऑफ द हाउस होल्ड करना पड़ेगा सर, फिर क्वालिफाइंग विडोर भी पढ़ना पड़ेगा, फिर डिपेंडेंट भी पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या फिगर याद रखोगे? और आने वाले समय में स्टैंडर्ड डिडक्शन की भी लिमिटेशन है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि सर स्टैंडर्ड डिडक्शन एक फिक्स डॉलर अमाउंट है, वो भी अलग अलग है, और एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो हमने पढ़ा वो क्या है? स्पेसिफिक आइटम्स, जो मैं आपको समझा चुका हूं। क्या पूछ रहा हूं? पर मंथ? अरे बेटा ये पर मंथ कहां से आ गया ये विपिन कुमार? ये पर मंथ थोड़ी है, ये पर मंथ नहीं है, ये टोटल अमाउंट है। और $85,000 किसी की पर मंथ सैलरी नहीं हो सकती बेटा, एनुअल सैलरी है वो। कितनी है? अगर सैलरी के बारे में पूछ रहे हो तो अमेरिका में एक सीपीए की जो सैलरी है ऑन एन एवरेज, अगर फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को जितना अनुभव है, क्योंकि देखो किसी इंसान से मैं ये तो नहीं पूछ सकता ना यार आपकी सैलरी कितनी है। अब मेरे किसी स्टूडेंट से ये पूछूं कि यार तुमको कितनी सैलरी मिलती, कैसा लगेगा? लेकिन जितना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, 60 to 85 फ्रेशर की, और अच्छा अगर फॉर्म मिल जाए तो $1 लाख के ऊपर भी सैलरी है। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम जिनको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो। लेकिन सीपीए का अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, पहले भी बता दूं। सीपीए क्वालिफिकेशन है, जो कि अमेरिका में सीपीए और इनरोल्ड एजेंट एक हाईएस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिस्पेक्ट है ना, उससे भी कहीं ज्यादा रिस्पेक्ट सीपीए को और ईए को वहां पर मिलती है। तो अगर आपका प्लानिंग कनाडा और यूएसए में जाना हो तो पूरी जान लगा दो यूएस सीपीए और इनरोल्ड एजेंट को। ये 2 कंट्री का मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। मतलब स्पेसिफिकली कनाडा में तो इनरोल्ड एजेंट की बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि कनाडा और यूएस के बहुत ज्यादा बिजनेस कनेक्शन है, बहुत ज्यादा अमेरिकन कंपनीज कनाडा में, तो बहुत सारे लोग पीआर के बेसिस पे कनाडा जाते हैं। तो मैं आपको अनुभव से बता रहा हूं, और मेरे तो कुछ स्टूडेंट भी हैं वहां पे, अच्छी खासी इनकम अर्न कर रहे हैं। इस क्लास में भी बैठे हैं 1-2 स्टूडेंट। सो चलिए, हम बात कर रहे थे सर स्टैंडर्ड डिडक्शंस के बारे में। तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस हमने बात करी कि आइटमाइज जो कि आपको शेड्यूल ए में बताई जाती हैं, उन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं? एक को ही क्लेम कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल कैन नॉट क्लेम द डिडक्शन। कुछ कंडीशन, जो पहली कंडीशन मैंने आपको मेंशन करके दी है, आर मैरिड एंड फाइलिंग सेपरेटली योर स्पाउस आइटमाइज देयर डिडक्शन। तो अगर आपने आइटमाइज ले ली, एक ने आइटमाइज ले ली, तो फिर वो नहीं मिलेगी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक रेसिडेंट, अब एक वर्ड आप देख रहे हैं एलियन। अब कई स्टूडेंट को इसमें भारी कंफ्यूजन होता है कि सर एनआरआई क्या होते हैं। कई स्टूडेंट आने वाले समय में पूछेंगे, आप आने वाले समय में मैं एक लेक्चर लूंगा, नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं आपको नॉन रेसिडेंट एलियन, सिटीजन, ग्रीन कार्ड होल्डर, ये सारे कंफ्यूजन मैं आपके दूर कर दूंगा, क्योंकि ये आपके काम आएंगे कि सर ग्रीन कार्ड होल्डर किसको बोलते हैं, रेसिडेंट किसको बोलते हैं, सिटीजन किसको बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट किसको बोलते हैं, एनआरआई किसको बोलते हैं, रेसिडेंट एलियन किसको बोलते हैं। ये सारे के सारे कंफ्यूजन मैं आपके दूर करूंगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए, इन नॉन रेसिडेंट और ड्यूअल स्टेटस एलियन ड्यूरिंग द ईयर क्या नहीं कर सकते? स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते। और ऐसे पर्सन ट्रस्ट फंड, ट्रस्ट, स्टेट और पार्टनरशिप भी स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते। और अगर आप आपका इनकम टैक्स का रिटर्न लेस देन 12 मंथ फाइल करते हैं, क्योंकि आपका अकाउंटिंग पीरियड चेंज हुआ है, तब भी आप क्या नहीं कर सकते? हाँ, पहले पॉइंट में
आर मैरिड एंड फाइलिंग सेपरेटली एंड योर स्पाउस आइटमाइज, हाँ मैंने उसमें शायद ज्वाइंट रिटर्न बोल दिया होगा, जो मैं पीछे बोल रहा था, तो उसको करेक्ट कर लेना, मैं ज्वाइंट बोल गया हूं। तो आर मैरिड एंड फाइलिंग सेपरेटली एंड योर स्पाउस आइटमाइज डिडक्शंस, ये इंपॉर्टेंट, मैंने वहां पे शायद ज्वाइंट बोल दिया था, तो उसको करेक्ट कर लेना, फ्लो में मैं बोल गया हूँ। तो ये क्लॉज है कि अगर आप मैरिड हैं और वाइफ या हस्बैंड दोनों में से कोई एक अगर आइटमाइज डिडक्शन क्लेम कर रहा है, तो दूसरे को भी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन से रिलेटेड है। अब सर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बहुत सारी हैं सर, 13,850 बहुत सारी तो नहीं, यहां पे आप देख लीजिए, बहुत सारी मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ साथ अगर कोई ब्लाइंड है और सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए अलग से कोई एडिशनल डिडक्शन है, तो वो भी बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, तो वो भी ध्यान रखना। तो ये लिमिट याद रखना, थोड़ा सा टेक्निकल है कि सिंगल मेरिट फाइलिंग सेपरेटली 13,850 2023 के लिए, तो आपके ऊपर एप्लीकेबल क्या होगी। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर अभी तो 2022 कंप्लीट हुआ है, तो इतना ध्यान रखिए कि अगर आप अप्रैल के बाद एग्जाम देते हैं, अप्रैल के बाद, अभी जनवरी चल रहा है तो 2022 खत्म हुआ होगा, तो 2022 के इनकम टैक्स की रिटर्न कौन सी होती है, 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल के लिए तो आपको ये ध्यान रखना है कि फिर वो आपको 2022 वाली याद करनी पड़ेगी। सर अप्रैल के बाद देते हैं तो, अप्रैल के बाद देते हैं तो ये याद रखनी पड़ेगी, तो 27,700 इसकी डबल कर देंगे, तो सर सिंगल याद कर लिया तो सिंगल का डबल कर दिया तो 27,700 हो गई, और हेड ऑफ हाउस होल्ड के लिए कितनी है, 20,800। तो ये लिमिट बेटा आपको नोट्स में बुक्स में दी जाएंगी, इसको समझाने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको याद एज सच करने की जरूरत है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, सर कंपनी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप लोगों से अगर पूछा जाए कंपनी को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलना चाहिए कि नहीं, इतने अमाउंट तक, हाँ ये आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इतने अमाउंट की आप डिडक्शन, तो ध्यान रखिए कंपनी को कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात आपको और बता देता हूं, अब देखिए वहां पर एक वर्ड आपने पढ़ा था पार्टनरशिप, यहां पढ़ा ना, आर ए ट्रस्ट, कॉमन ट्रस्ट, फंड, पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप को भी क्या नहीं मिलती है, पार्टनरशिप को नहीं मिलती। लेकिन इससे एक बात याद रखना चाहिए, क्या पार्टनर को मिलेगी सर, और पार्टनर को मिलेगी तो क्यों मिलेगी, लॉजिक बता सकता है कोई, क्यों मिलेगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि पार्टनर को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप लोगों को आंसर देना है। अब अगर आपने पिछला लेक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको एक पास थ्रू का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, तो सर पार्टनर को मिल जाएगी, क्यों मिल जाएगी, क्योंकि पार्टनर अपना रिटर्न इंडिविजुअल इनकम टैक्स के रूप में फाइल करेंगे, तो जब वो अपने इंडिविजुअल इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे तो उनको फॉर्म नंबर 1040 ही फाइल करना पड़ेगा। सर कंपनी में भी एक ऐसी कंपनी होगी जिसको मिल जाएगी उसके शेयर होल्डर को, जिसका नाम है एस कॉर्पोरेशन। तो ध्यान रखिए अमेरिका में एक कंपनी में क्लासिफिकेशन होता है एस कॉर्पोरेशन और सी कॉर्पोरेशन, तो अगर आप एस कॉर्पोरेशन के शेयर होल्डर है तो जो एस कॉर्पोरेशन जो भी प्रॉफिट कमाती है वो प्रॉफिट पास ऑन कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, पास ऑन, उसको बोलते हैं पास थ्रू स्टेटस। तो जब शेयर होल्डर को एस कॉर्पोरेशन अपने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देता है तो वो इंडिविजुअल के रूप में जब अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे तो भले ही वो किसी कॉर्पोरेशन से अपना डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर ले रहे हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। तो अब मुझे आप बताइए, अब आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कि सर इंडिविजुअल के ऊपर हमको कितने प्रकार के टैक्स याद रखना, अभी प्राइमरली तीन, कौन कौन से तीन बता सकते हैं आप, तीन की दो बताए मैंने अभी आपको। सर एक इंडिविजुअल ग्रॉस इनकम कमाएगा, तो ग्रॉस इनकम के अंदर हम दो प्रकार के क्लासिफिकेशन कर देंगे। ग्रॉस इनकम में हम देखेंगे कि कैपिटल गेन कितना है और ऑर्डिनरी इनकम कितनी है। तो जब आपको ऑर्डिनरी इनकम समझाई जाएगी, मतलब अभी पूरी तरीके से तो अभी बेसिक ही पढ़ रहे हैं ना, तो उसके टैक्स रेट हमने अलग पढ़ लिए, कैपिटल गेन के अलग पढ़ लिए, तो कैपिटल गेन की रेट अलग है और ऑर्डिनरी के अलग है। ऐसे ही मैं आपको एक डिविडेंड के ऊपर भी पढ़ाऊंगा
कि डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स रेट अलग है। आप मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो देख सकते हैं प्रेफरेंशियल टैक्स रेट, और मैं इस एलएमएस में भी वो वाला सीक्वेंस में डाल दूंगा, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर लेक्चर को मैं इस क्लास में कवर नहीं करूंगा। मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको देख लेना। मैंने उसमें समझाया हुआ है प्रेफरेंशियल टैक्स रेट। प्रेफरेंशियल टैक्स रेट में मैंने सारा समझा दिया है कि एस कॉर्पोरेशन के ऊपर कितना रेट लगता है, सी कॉर्पोरेशन के ऊपर कितना लगता है, इंडिविजुअल के ऊपर कितना लगता है, पार्टनरशिप के ऊपर कितना लगता है, कैपिटल गेन अलग है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अलग है, डिविडेंड अलग है, कॉर्पोरेशन के ऊपर 21% कटे। तो ये सारे टैक्स रेट आपको एक ही जगह समझ में आ जाएंगे। ये मेरा पर्पस इसीलिए क्योंकि बुक में अलग अलग चैप्टर हैं, जिससे इनरोल्ड एजेंट पार्ट 1 किसका, इंडिविजुअल का है, पार्ट 2 किसका, कॉर्पोरेशन का है। तो आपको पता चले आप पार्ट 2 दे रहे हैं तो आप इंडिविजुअल पढ़ के आए हैं, और पार्ट 2 की एग्जाम कई बच्चे पहले दे देते हैं, तो कंफ्यूज। और सीपीए में जब रेगुलेशन की एग्जाम आती है तो इंडिविजुअल अलग पढ़ रहे हैं पहले दूसरे चैप्टर में, और कॉर्पोरेशन 12वें नंबर के चैप्टर पे शुरू होता है, तो एग्जाम में तो पूरा एक साथ आता है। तो हमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यार 12%, 21% कहां पे है, वो कहां पे। तो इसीलिए मैंने बेसिक क्लासेस में इन सारी चीजों को क्या कर लिया है, कवर कर लिया। तो आई होप सो कि आज के बाद आपको एटलीस्ट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या अभी भी किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है सर इन्वेस्टमेंट इनकम और अदर देन इन्वेस्टमेंट इनकम? आज के बाद आपसे कोई भी पूछेगा तो इन्वेस्टमेंट इनकम में एक ही याद रहना है आपको, कौन सा रेट, 0, 15 और 20, और वो केवल किसके ऊपर लगेगा, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी करोगे अगर वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू तो 0, 15 और 20, इसी को हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल रेट ऑफ टैक्स। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं इसके लिए, आप यूज करेंगे प्रेफरेंशियल रेट। तो ध्यान रखिए, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि प्रेफरेंशियल रेट कहां पे एप्लीकेबल होता है, तो उसका आंसर है सर इन्वेस्टमेंट इनकम और कैपिटल गेन के ऊपर प्रेफरेंशियल रेट एप्लीकेबल होता है। और आने वाले समय में आपसे एमसीक्यू में अगर ये भी पूछा जाए कि सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर ऑर्डिनरी इनकम के जितना टैक्स लगता है, वो भले ही ऑर्डिनरी इनकम का इनकम टैक्स रेट है, लेकिन वो इनकम आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम। तो ये सारी चीजें अलग अलग जगह लिखी हुई हैं बुक्स में। जितने भी रिव्यू प्रोवाइडर्स है ना, वो इंडियन स्टूडेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। दुनिया में आप जितनी भी इंटरनेशनल बुक्स पढ़ लें, क्योंकि वो अमेरिकन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और हमारे इंडियन स्टूडेंट्स देखना, आप इंडिया का इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो बहुत प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होता है, बहुत लेमन टर्मिनोलॉजी में समझाया जाता है, स्टार बना के नीचे एक्सप्लेनेशन देते हैं। ऐसा आपको बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई दीज लेक्चर्स आर वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा जो पहला सेगमेंट ग्रॉस इनकम बेसिक्स का क्या होता है, फिनिश होता है। अगले सेगमेंट में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम इसके भी एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये 2.25 घंटे 2.5 घंटे का जो हमारा लेक्चर हुआ है ओवरऑल, 2 hours 20 minutes समथिंग का ओवरऑल, इसमें आपको बेसिक्स ऑफ यूएस टैक्सेशन का पहला पार्ट समझ में आया। तो उसके बाद हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। और एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें पहले।